सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का डिस्कशन। तो इसका सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु एक है पारा। पारे का डिस्कशन, तो पारे का एस्ट है जिसका नाम है सिनाबार हाइड्रोजनियम सल्फाइड या HCS, जिसको सिनाबार कहते हैं या मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये मर्क्यूरी या पारद का एक एस्ट है। याद रखना है कि पारे के एस्ट का नाम क्या है, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, या इसको पारद या सिनाबार कहा जाता है, जो पारद का अयस्क या पारे का अयस्क है। वायु में गर्म करने पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है वो किसमें बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, केवल वायु में गर्म करने पर। अब परिवर्तित हो जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म किया जाएगा तो ये मरकरी में बदल जाता है, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। ये HCS है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको और अधिक गर्म किया, ये मरकरी में बदल गया, ये पारा प्राप्त हो जाता है लिक्विड रूप में। तो ये था पारे को डिस्कशन। दूसरा है कॉपर सल्फाइड से कॉपर ग्लास जो है कॉपर ग्लास Cu2S, ये कॉपर का एस्क है। कॉपर के एस्क से कॉपर कैसे प्राप्त किया जाता है उसका बताया है। कॉपर ग्लास Q+ सल्फाइड Cu2S, कॉपर ग्लास से ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है, Q+ ऑक्साइड में बदल जाता है। Q+ ऑक्साइड को और कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है, कि कॉपर ग्लास के साथ गर्म किया जाता है तो ये कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। सक्रियता श्रेणी के जो बीच में मध्य में आ रहे हैं, मध्य में आने वाले धातुओं का निष्कर्षण दो तरीके से किया जाता है। जो सल्फाइड एस्क है उसका तो निष्कर्षण किया जाएगा वर्जन विधि से, और जो कार्बोनेट एस्क है उसका निष्कर्षण किया जाएगा निस्तापन विधि से। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातु हैं, ये धातु हैं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि। इन धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो निष्कर्षण की दो विधि है, एक है भर्जन और एक है निस्तापन। भर्जन विधि में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड एस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सल्फाइड एस्क यहाँ पे निश्चित है कि भर्जन विधि सल्फाइड एस्कों के लिए काम में ली जाती है। सल्फाइड एस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे भर्जन कहते हैं। ZnS सल्फाइड जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार निस्तापन विधि में कार्बोनेट एस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट एस्क को गर्म करने पर सीमित वायु में या वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दो विधियां मध्यम। अब इनका पहले भर्जन और निस्तापन द्वारा धातु ऑक्साइड परिवर्तित हो गया। धातु ऑक्साइड का अब किया जाता है अपचय। अपचय करने के लिए उसमें कार्बन डाला जाता है, तो धातु ऑक्साइड का अपचय कार्बन द्वारा अपचय। कार्बन Zn और जिंक ऑक्साइड है, इसके साथ कार्बन डाला तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। इसी प्रकार मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने पर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की क्रिया एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ करने पर मैग्नीज प्राप्त होता है। मैग्नीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्मा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन कर रहा है, कौन किसको विस्थापित कर रहा है, एल्यूमिनियम मैग्नीज को विस्थापित कर रहा है, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीज को हटा रहा है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आ जाता है, मैग्नीज अलग हो जाता है, तो मैग्नीज को हटाने का काम एल्यूमिनियम। ये विस्थापन विधि इतनी तीव्र होती है कि यह धातु गलित अवस्था में, ऊष्मा क्षेत्र होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी धातु, मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं। थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, तो यह यहाँ पर भी यह विस्थापन विधि ही है। तो आयरन ऑक्साइड की जब क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है तो आयरन लिक्विड रूप में आयरन प्राप्त होता है तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस उष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में काम में लिया जाता है। रेल की पटरियों को जोड़ने में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो मिल रहा है वो लिक्विड रूप से मिलता है। ये भी एक अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये थे हमारे सक्रियता श्रेणी के अंदर नीचे आने वाले और मध्यम आने वाले धातुओं का निष्कर्षण।
कल हम पढ़ेंगे संकेत शरीर में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्ष। धन्यवाद।